हाय गाइस, आज हम देखेंगे टैक्सेशन का स्ट्रेटजी एंड ये स्ट्रेटजी मैंने खुद फॉलो किया था एंड आई गॉट 59 मार्क्स इन जून 2024 अटेम्प्ट। एंड मेरा ये जो स्ट्रेटजी है ना, जिन्होंने फॉलो किया था उनको भी अच्छे अच्छे मार्क्स आए, मुझे मैसेजेस भी आए थे उनके। और आपको बता दूं, टैक्सेशन को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। पढ़ने का तरीका अलग रहता है मतलब आप प्रोविजन करने के बाद, प्रोविजंस समझने के बाद आपको इलिस्ट्रेशंस नहीं तो एग्जांपल्स देखने होते, क्वेश्चंस देखने होते प्रोविजंस के। अदरवाइज वो प्रोविजन पढ़ के कुछ नहीं होगा, वो प्रोविजन का अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इंटर में भी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इंटर में भी 58 मार्क्स मिले हैं। मैंने यही तरीका अपनाया है कि प्रोविजन पढ़ो, उसके एग्जांपल्स देखो। अब बोलोगे भैया बुक में तो एग्जांपल्स नहीं है, तो हम कहाँ से करें? तो आपको मैं बताता हूँ कि एम के गुप्ता सर की बुक है, वो फॉलो करो। चाहिए तो मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना एंड फॉलो करना, जिससे कि आपको प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से हो एंड आपको भी मेरी तरफ 60+ मार्क्स मिल जाए। अब पेपर पैटर्न पे आते हैं। पेपर पैटर्न में क्या होता है, 15 एमसीक्यूज रहते हैं, 2 मार्क का एक एमसीक्यू रहता है। वैसे मोस्टली जीएसटी में एमसीक्यू जो आते हैं, मतलब 4-5 एमसीक्यूज आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ मोस्टली ई वे बिल, ई इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये क्या होता है, रिवाइज नोट क्या, इनवॉइस क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना ढमकाना, उस पर्टिकुलर पार्ट से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, मतलब अदर पार्ट ऑफ द जीएसटी, उसमें से एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं। देन डीटी एमसीक्यू में क्या आता है, डीटी के एमसीक्यूज में मोस्टली एग्रीकल्चर इनकम का मैंने एमसीक्यू काफ़ी बार देखा है कि भाई 60-65+, मतलब बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, ये दोनों अलग अलग करके मतलब टैक्सेशन होता है। वो आप एग्रीकल्चर इनकम देखोगे तो उसमें एक टेबल दिया रहेगा, जैसे कि टी का बिजनेस कर रहे हो तो एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा एंड बिजनेस इनकम कितना होगा। तो उस पर्टिकुलर वे में वो बताया गया है, तो वो आपको देख के जाना है, वो चार्ट पूरा का पूरा देख के जाना है, उसको छोड़ना नहीं है। रेसिडेंशियल का भी एमसीक्यू कभी कभी आता है एंड हाँ, कस्टम के 2 एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली, तो कस्टम छोड़ के नहीं जाना है आपको, और अगर आप छोड़ छोड़ रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। देन उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A के पार्ट में। 2A में क्या आता है, मोस्टली रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आता है। बट हाँ, हालांकि इंस्टीट्यूट ने थोड़ा धमाका करने के लिए एक न्यू क्वेश्चन इजाद किया, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट हम क्या मानेंगे कि जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर क्या कैपिटल रिसिप्ट है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार उसको क्या बोलेंगे। तो वो हमें आइडेंटिफाई करने वाला एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो बीच में डाला था इंस्टीट्यूट ने, इसके लिए मुझे ये रखना पड़ रहा है। नहीं तो रेसिडेंशियल स्टेटस का 98% रेसिडेंशियल स्टेटस आता है, अगर आपका नसीब खराब होगा तो नहीं आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस। सैलरी, अब देखो सैलरी में मोस्टली अवॉइड करने बोलता हूँ, सैलरी को छोड़ दो, क्योंकि सैलरी काफ़ी लंबा है, रिवीजन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा आपको। एंड इशू क्या आएगा ना, सैलरी में लिमिट्स काफ़ी है, तो आपको याद करने में भी परेशानी होंगी, आपको कंटिन्यूअस रिवीजन करना होगा, तब जाके सैलरी होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो छोड़ने के लिए बोलता हूँ हमेशा सबको कि भाई छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया चलेगा, नो इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 ए में क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जो भी है ना, वो बुक का क्वेश्चन ही देता है इंस्टीट्यूट, नहीं तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन देता है। तो अगर आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, नहीं तो इंस्टीट्यूट के बुक के क्वेश्चंस कर लिए, जो कि अनसॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन है, सॉरी, सॉल्व क्वेश्चन है, वो कर लिए, तो भी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट, पीजीबीपी। पता नहीं क्यों बहुत लोग है ना पीजीबीपी से काफी डरते हैं। पीजीबीपी से डरने वाली बात नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, अलाउ डिसअलाउ, आपको बस बताना है कि क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, ये आपको पीजीबीपी में करना है। मतलब ऐड करना क्या है, लेस करना क्या है, बिजनेस में कौन से एक्सपेंसेस ले सकते, कौन से एक्सपेंसेस नहीं ले सकते, इतना ही होता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है पीजीबीपी में, फालतू का इसको हाइप बना के रखा है। हाँ, मैं मानता हूँ पीजीबीपी में काफी बड़े बड़े प्रोविजंस है, तो समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लगता है, बट एक बार आप अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो आपको ईजी पड़ेगा। तो मोस्टली पीजीबीपी में आता क्या है, सेक्शन 32 हो गया, सेक्शन 35 हो गया, ये पर्टिकुलर जो सेक्शंस है, इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 32 में आपको बोलेगा कि ये डिप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बोलेगा वो। तो आपको वो डिप्रिसिएशन आना चाहिए एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो पीजीबीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो पीजीबीपी में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैंने बता दिया आपको कि छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके जाना और एडजस्टमेंट्स करके जाना। ठीक है, एडजस्टमेंट जो होती है पीजीबीपी की, वो एडजस्टमेंट्स करके जाना, वो पास्ट ईयर के एमसीक्यू, सॉरी, पास्ट ईयर के पेपर्स में आपको एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगी, तो वो पढ़ के जाना।
क्वेश्चन नंबर 4 ए, कैपिटल गेन, अनदर वन डिफिकल्ट चैप्टर। ऐसा पीजीबीपी के बाद बोला जाता है, बट मेरे को तो पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन सबसे ज्यादा पसंद है। बिकॉज ऑफ वाई, यहाँ पे आपको कोई लिमिट विमिट याद करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली प्रोविजनली कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है। कैपिटल गेन में क्या क्या कवर करना है आपको? शेयर्स का, म्यूचुअल फंड्स का, बोनस इशू, राइट इशू, ये जो है ना शेयर्स का कैपिटल गेन, इनको आपको कवर करना है। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर सेल किया है या फिर परचेज किया है, एक्सेट्रा कुछ भी किया है, स्लम सेल किया है, कुछ और किया है, तो ये पर्टिकुलर कैपिटल गेन इनका ही करना है, सब कुछ कैपिटल गेन में नहीं करना है। ठीक है। स्पेसिफिकली फोकस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। और शेयर्स के कैपिटल गेन पे फोकस करना। और हाँ, सेक्शन 54 का सीरीज जो होता है एग्जामिशन वाला, वो करके ही जाना है आपको, तो ही आपको फर्क पड़ेगा। अदरवाइज मतलब नहीं है वो करने का, क्योंकि सेक्शन 54 से एक छोटा मोटा सा मतलब कैपिटल गेन का ये आता ही आता है, उसके साथ पार्ट एक लग के आता ही आता है क्वेश्चन का बन के। ठीक है। सेक्शन 54 बेसिकली है क्या, कि अगर कैपिटल गेन हुआ है तो वो कैपिटल गेन से बचने के लिए आपको पैसा कहाँ पे डालना चाहिए, इसके लिए सेक्शन 54 होता है, तो वो सेक्शन 54 पढ़ के जाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मैंने ज्वेलरी लिया था, ज्वेलरी इस साल में लिया था, उसके बाद में मैंने 10 साल के बाद ज्वेलरी बेच दिया, एंड वही पैसा मैंने शेयर्स में डाल दिया, और शेयर्स का पैसा मैंने 5 साल के बाद निकाल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बताओ मुझे कैपिटल गेन कैसे होगा, क्या होगा? ऐसा सब कुछ होगा। उसमें सेक्शन 54 भी होगा। ऐसा ऐसा सेक्शन 54 होगा कि उसी पैसों से मैंने घर भी ले लिया, नहीं तो किसी और जगह पे पैसे डाल दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सेक्शन 54 भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। Now coming to the point, income from other sources, one of the easiest subject, one of the easiest topics। आपको करना क्या है, आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, या फिर आपको बुक के क्वेश्चंस करके जाना है। कुछ नहीं, इतना मुश्किल कुछ नहीं आता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आता क्या है बेसिकली, इसमें फैमिली पेंशन के बारे में आता है, नहीं तो रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी के बारे में आता है, नहीं तो अदर थिंग्स जो भी होती है हमारी इधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, डिविडेंड का हो गया, नहीं तो इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही सब आता है इसमें, ज़्यादा कुछ इतना आता नहीं है, पास्ट ईयर का करके जाओ हो जाएगा। ये सब पर्टिकुलर चैप्टर जो मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 के चैप्टर्स, क्वेश्चन नंबर 4 के चैप्टर्स, इन चारों चैप्टर्स के लिए अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख लिया ना, तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो सेट ऑफ एंड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड के लिए होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको सेट ऑफ एंड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड में एक क्वेश्चन मिलेगा, काफ़ी इजी रहता है। इसके लिए भी मेरी प्रिफेयर करता हूँ कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करो। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही रिपीट रिपीट होते हैं। और क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब बच्चे की इनकम होगी तो वो पापा के इसमें जाएगी या मम्मी के इसमें जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। अब आते ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है। मतलब क्या होता है कि आपको दिया जाएगा क्वेश्चन कि भाई सैलरी, कंप्यूटेड सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम आईएफओएस। ठीक है। और आपको डिडक्शंस दिए जाएंगे सेक्शन 80 के। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80 सी का डिडक्शंस हो गया, सेक्शन 80 डी का डिडक्शन हो गया, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, नहीं तो मेडिकल प्रीमियम हो गया। और आपको सेक्शन 80 टी टी ए का डिडक्शंस ऐसा दिया रहेगा, सब कुछ वहाँ पे दिया रहेगा। आपको वहाँ पे दिखाना है कि भाई टोटल इनकम कितना आएगा उसका, ओल्ड रिजिम में एंड न्यू रिजिम में, सेक्शन 115 बीएससी में, और डिफॉर नॉट एक्सेप्टिंग सेक्शन 115 बीएससी में। ऐसा दोनों तरफ से आपको दिखाना पड़ेगा, एज अ कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा, एंड उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी एज पर द पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये सबसे इजी हो जाता है। इसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या है, सेक्शन 115 बीएससी की जो भी कंडीशंस है वो आपको पढ़ के जानी है। मार्क माई वर्ड्स, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेक्शन 115 बीएससी की ज़्यादा कंडीशंस नहीं है, एकदम इजी है, 4-5 ही कंडीशंस है कुछ, तो वो पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा। और हाँ, आपको बता दूं, डिडक्शंस का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिडक्शंस का नॉलेज आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो डिडक्शंस आपको करके जाने हैं। डिडक्शंस में करना क्या है, आपको बेसिकली उसके लिमिट्स देखने हैं और एलिजिबिलिटी क्या है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, बस पढ़ना है ऊपर ऊपर से, एंड समझ के लेना है। वो लिमिट जो है वो थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। ये फेवरेट क्वेश्चंस में आता है, मुझे काफ़ी अच्छा मज़ा आता है सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जीएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है। ये जीएसटी के चैप्टर 1 से थियरी आता है पूरा, दोनों का दोनों थियरी आता है।
अब मुझे तो थियरी अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आरसीएम नहीं तो कंपोजिशन स्कीम, इन दोनों में से आएगा। कंफर्म है ये मेरे तरफ से, इन दोनों में से ही आएगा, इस इन दोनों के बाहर से नहीं आएगा। कंपोजिशन स्कीम क्या है, किस तरह की होती है, क्या होती है, ये पढ़ के समझ के आपको चार्ट बनाना है। जीएसटी में मोस्टली आपको चार्ट बना बना के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि विदाउट चार्ट आप समझ नहीं सकते जीएसटी को। आरसीएम में भी सेम है कि आरसीएम किसको एप्लीकेबल होता है, किसको एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एडवोकेट से सर्विसेज ली है, तो एडवोकेट एडवोकेट का जो भी फीस रहेगा उसके ऊपर जो जीएसटी रहेगा वो कौन पे करता है, कंपनी पे करती है। एडवोकेट खुद जीएसटी पे नहीं करता। वाई, क्यों नहीं पे करता? बिकॉज ऑफ आरसीएम। आरसीएम की वजह से वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो कंपनी भरती है। टाइम वैल्यू ऑफ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली करके जाना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सब कुछ है ना, बेसिक है ये सब बेसिक है, ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। आप क्या करते हो ना, ये सब कुछ छोड़ के जाने का सोचते हो, बट ये छोड़ के जाने का नहीं है, ये तो सही मौका है कि आपको मार्क्स गेन करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट होता है स्पेसिफिकली आईटीसी के लिए। आईटीसी में भी क्या होता है, मोस्टली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की जो भी ब्लॉक एसेट्स, सॉरी, ब्लॉक क्रेडिट होता है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या होता है कि जिसका आईटीसी हम नहीं ले सकते, जिसका आईटीसी हम क्या नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, उनका एक सीरीज है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो आपको वो सीरीज पूरा देख के जाना है कि भाई कहाँ पे आईटीसी ले सकते हैं, कहाँ पे आईटीसी नहीं ले सकते, उसका एक लिस्ट है, वो आप देख के जाना। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन एक आ जाता है, अगर आईटीसी का क्वेश्चन नहीं आया है तो रजिस्ट्रेशन में क्या आता है, रजिस्ट्रेशन में आता है कि भाई कौन टर्न, कितना टर्नओवर के लिए एलिजिबल है, क्या है, वो लिखने का एक आर्ट है। ये क्वेश्चंस ना लिखने का एक आर्ट है, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने का। अदरवाइज आपको मतलब नहीं है, कुछ प्रोविजन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपको वो प्रोविजन बुक में मतलब जैसा दिया है वैसे नहीं लिखना है। आपके अपने ओन वर्ड्स में लिखा फिर भी चलेगा, नो इश्यूज। आप मेरी सर्टिफाइड कॉपी देख लेना, मैंने सर्टिफाइड कॉपी भी डाली है, वो वाली देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे टैक्सेशन में लिखा जाता है। ये सब होने के बाद बी वाला पार्ट जो है वो कस्टम ड्यूटी से आता है, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अलावा थियरी क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, बट मोस्टली 90% चांसेस है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आ जाता है। अब देखो पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको जीएसटी में पढ़ना, पहले पहले स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ना है, सप्लाई के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि एग्जैक्टली सप्लाई है क्या, क्या है। एंड उसके बाद आपको आरसीएम, कंपोजिशन स्कीम, टीओएस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, यही पैटर्न फॉलो करके पढ़ना है या फिर रिवीजन करना है। डीटी में क्या करना है, डीटी में आईएफआरएस का पहला पढ़ना है, उसके बाद सेट ऑफ एंड लॉस कैरी फॉरवर्ड जो होता है वो उसके बारे में पढ़ना है, डिडक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। एंड देन हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ना है, देन कैपिटल गेन को पढ़ना है, एंड देन पीजीबीपी लास्ट में रखना है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सैलरी वाला चैप्टर ना ही करो तो ही अच्छा है, बिकॉज सैलरी वाला क्या है ना, काफ़ी डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए, मेमोरी आपकी शार्प हो, अगर आपने पहले करके रखा हो, आपको इजी जाता हो सैलरी, तो ही सैलरी करे, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करता सैलरी करने के लिए। बट ऐसा मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि सैलरी के 2 क्वेश्चन आएंगे। अभी पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या करेगा, 2 क्वेश्चन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, अभी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड है कि वो 2 क्वेश्चन देने चाहते हैं, नहीं देना चाहता। बट सैलरी मोस्टली मत करके जाओ, मेनली फोकस ऑन पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन एंड आईएफआरएस एंड एचपी, इन चारों पे फोकस किया ना, आपका लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा, ठीक है। एंड सेट ऑफ एंड लॉसेस तो कोई क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा की तरह। एंड 115 बीएससी का 115 बीएससी का एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो उतना करना, बस दैट्स इट। थोड़ा बॉस का फोन आ रहा है, सॉरी फॉर दिस, एंड थैंक यू, बाय बाय।